Hello friends, good morning all of you. Myself R.K. Saini. Today we are going to start the first chapter of 11th physics. We have already noted that physics syllabus has been changed for 11th class. Now we are starting the 11th syllabus according to NCERT syllabus. Friends, देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपका आता है 11th की फिजिक्स का वो है आपके भौतिक जगत। क्या है? भौतिक जगत। और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी बेसिक्स, फिजिक्स की बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? साइंस का एक विषय है। फिजिक्स साइंस में आपके मूल सब्जेक्ट चलते थे पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी। तो उनमें से एक क्या है विषय है फिजिक्स किसका? एक विज्ञान का, साइंस स्ट्रीम का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विज्ञान के विषय में कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान है क्या। तो विज्ञान क्या है? एक लैटिन शब्द साइंटिया से मिलकर बना है। विज्ञान कौन से शब्द? लैटिन शब्द साइंटिया या सिंटिया भी कह सकते हैं, सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया से मिलकर बना है। और इसका अर्थ होता है, सिंटिया का अर्थ होता है के बारे में जानना, के बारे में जानना। ठीक है। और जो साइंस है, साइंस में हम किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जानते हैं उसके विषय में क्या है। और तो कोई भी वस्तु होती है वो वस्तु किसके अंतर्गत आती है? प्रकृति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? प्रकृति के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, अब मुझे पता नहीं है कि क्या है, मैंने इसका अध्ययन किया, इसके बारे में जाना कि ये एक पेन है जिसमें इंक डाली जाती है, इसका उपयोग ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखने में किया जाता है कि नहीं। तो एट लास्ट मैंने इसके अध्ययन करने के बाद में इसका क्या रिजल्ट निकाला कि एक मार्कर पेन है जिसका उपयोग व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए किया जाता है। तो ये मैंने जानकारी प्राप्त किसका अध्ययन करके। और जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? प्रकृति के अंतर्गत। तो साइंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से। प्रकृति के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी सारी चीजें, हमारे चारों ओर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके साइंस। इसके बाद चलते हैं हम हमारे सब्जेक्ट पर, फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स फिजिक्स या भौतिकी। हाँ देखो, फिजिक्स एक ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द किससे मिलकर बना है? फ्यूसियस, FUSIS, फ्यूसियस। फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। फ्यूसियस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। ठीक, तो फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटना, प्रकृति से रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उसको हम कौन सी घटनाएं कहते हैं? प्राकृतिक घटनाएं। तो फिजिक्स की यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, परिभाषा आपसे पूछी जाए, तो फिजिक्स की परिभाषा क्या हो जाएगी? भौतिकी की विज्ञान की वह शाखा। क्योंकि फिजिक्स विज्ञान की शाखा हमने पढ़ा, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? प्रकृति का। और प्रकृति से संबंधित घटनाएं कौन सी होती है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? फिजिक्स या भौतिकी कहलाती है। अंडरस्टैंड? और फिजिक्स कौन से शब्द से? ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर। आपसे पूछ लेते हैं कई बार फिजिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है और किससे मिलकर बना है। तो फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसियस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकृति। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? फिजिक्स या भौतिकी। अंडरस्टैंड? अब फिजिक्स की एक और डेफिनेशन होती है, वो हम अन्य पदों में देते हैं, एक द्रव्य तथा ऊर्जा के पदों के रूप में।
द्रव्य तथा ऊर्जा के पदों के रूप में फिजिक्स की डेफिनेशन। तो सबसे पहली बात होती है द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य क्या होता है। अब देखो द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव तो पदार्थ की एक अवस्था होती है? और द्रव्य होता है पदार्थ ही होता है। द्रव्य क्या होता है, एक पदार्थ होता है। द्रव्य क्या होता है, पदार्थ। तो द्रव्य की यदि हम डेफिनेशन देना चाहें तो प्रत्येक वह वस्तु या वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, या मैं कहूं जो जगह घेरती है और जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। जिसमें वजन हो, द्रव्यमान हो, जो जगह घेरती है, जिसको हम किसी को रखेंगे, जैसे मैं मार्कर को रखूंगा तो मार्कर को कहीं रखूंगा तो किसी स्थान की जगह घेरेगा कि नहीं। तो प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, जिसका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं, कौन सी वस्तु कहलाएगी बच्चों, द्रव्य। कौन सी वस्तु कहलाएगी, द्रव्य वस्तु। ठीक है। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव जो करते हैं वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, किसी के भी द्वारा हम कर सकते हैं। और हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनसे यदि हम किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं और उसमें द्रव्यमान भी है, आयतन भी है, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। अंडरस्टैंड। ऊर्जा आप जानते ही हो, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता को, उसकी क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। अब यदि द्रव्य और ऊर्जा के रूप में हम फिजिक्स की डेफिनेशन देना चाहें तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा किसका, तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का, द्रव्य से अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है, भौतिकी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य कौमा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उन अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा कहलाती है, भौतिकी कहलाती है। तो दोनों प्रकार से हम भौतिकी की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिकी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। वर्गीकरण। वर्गीकरण में फिजिक्स को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, 2। नंबर 1 चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। नंबर 2 होती है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेनली 2 पार्ट्स में, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, आधुनिक भौतिकी को मॉडर्न फिजिक्स। अब हम एक एक के विषय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिरसम्मत भौतिकी, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी नंबर 1, कौन सी भौतिकी पढ़ेंगे, चिरसम्मत भौतिकी। देखो चिरसम्मत भौतिकी जनरली है क्या, डेफिनेशन। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सन 1900 से पहले की, कब की, सन 1900
सन 1900 से पहले की भौतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सी भौतिकी कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। ठीक है, अब इसको भी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चिरसम्मत भौतिकी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5। नंबर 1 यांत्रिकी। नंबर 1 यांत्रिकी। अब यांत्रिकी किसे कहते हैं? यांत्रिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यांत्रिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। नंबर 2 बी। यांत्रिकी के बाद में आती है आपके ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी। अब देखो ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मा, ताप और सूक्ष्म कणों से बने निकाय। ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय की गति का अध्ययन किया जाता है। निकाय की गति का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? ऊष्मागतिकी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके नंबर 3 विद्युत चुंबकत्व भौतिकी। विद्युत चुंबकत्व या चुंबकीय भौतिकी। विद्युत चुंबकीय भौतिकी। अब विद्युत चुंबकीय भौतिकी क्या है? इसमें विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र, कौमा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? विद्युत चुंबकीय भौतिकी कहलाती है। विद्युत चुंबकत्व भी हम कह सकते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? विद्युत चुंबकीय भौतिकी कहलाती है। इसके बाद में आता है नंबर डी। नंबर डी आता आपके प्रकाशिकी। प्रकाशिकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का, प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन। प्रकाशिकी में प्रकाश के विषय में पढ़ेंगे तो क्या होगा? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाएगी? प्रकाशिकी कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है, नंबर ई तरंग यांत्रिकी। देखो, जो तरंग उत्पन्न होती है वो कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। और तरंग यांत्रिकी में हम अध्ययन करते हैं कंपनों तथा प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों। तरंगों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? तरंग यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कंपनों तथा प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है, तरंग यांत्रिकी कहलाती है। ये चिरसम्मत भौतिकी के पार्ट्स हो गए 5। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी सन 1900 से पहले की भौतिक घटनाओं का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। चिरसम्मत भौतिकी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यांत्रिकी में वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय की गति का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय भौतिकी में विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का तथा विद्युत चुंबकीय तरंग का अध्ययन किया जाता है।
प्रकाशिकी में प्रकाश की प्रकृति तथा संचरण का अध्ययन किया जाता है। तरंग यांत्रिकी में कंपनों का तथा प्रकाश प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया आपके चिरसम्मत भौतिकी। इसके बाद आता है नंबर 2, आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक भौतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सन 1900 से बाद की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सन 1900 से पहले की घटनाओं का अध्ययन तो चिरसम्मत के अंतर्गत किया जाता है, और सन 1900 के बाद की घटनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, आपेक्षिकता भौतिकी। आपेक्षिकता भौतिकी। आपेक्षिकता भौतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है। उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं। जो प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं। ठीक है? कौन सी शाखा कहलाती है? आपेक्षिकता भौतिकी। हमने इससे पहले पढ़ा था यांत्रिकी में तो वस्तुओं की व्यवस्थित गति का अध्ययन किया जाता है, और जो वस्तुएं या जो पिंड प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं उन सबका अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपेक्षिकता भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है? इसके बाद में आता है क्वांटम यांत्रिकी। नंबर 2, क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अब द्वैत प्रकृति का मतलब होता है दो प्रकृति। इससे पहले सन 1900 से पहले तो बताया गया, प्रकाशिकी के अंतर्गत बताया गया कि प्रकाश केवल तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में। लेकिन सन 1900 के बाद में क्या बताया गया कि प्रकाश तरंग के रूप में ही नहीं चलता है, अपितु वो कण के रूप में भी चलता है। मतलब प्रकाश की दो प्रकृति होती है, और इसके आधार पर प्रकाश की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया गया। ठीक है? तो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों का एवं प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में आता है नंबर 3, परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी जैसे कि नाम से स्पष्ट है, परमाणु की संरचना तथा परमाणु के गुणों का अध्ययन। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परमाणु की संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? परमाणु भौतिकी। और नंबर 4 है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसा परमाणु भौतिकी में है वैसा ही नाभिकीय भौतिकी में भी किस किस का अध्ययन किया जाता है? नाभिक की संरचना और नाभिक के गुणों का। नाभिक की संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा कहलाती है? नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। अंडरस्टैंड? ये हो गया आपके फिजिक्स का वर्गीकरण। ठीक है? इसके बाद में हम चलते हैं
फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया है मूलली, एक तो चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकीय भौतिकी, तरंग यांत्रिकी और प्रकाशिकी। और जो आधुनिक भौतिकी है उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपेक्षिकता भौतिकी, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके प्रौद्योगिकी एवं समाज में फिजिक्स का महत्व। प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का उपयोग या महत्व। ठीक है, देखो प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिकी का कहां कहां उपयोग होता है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग होता है। फिजिक्स का साइंस के अन्य क्षेत्रों जैसे रसायन विज्ञान में भी होता है, जीव विज्ञान में भी होता है, गणित में भी होता है, अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल विज्ञान में भी उपयोग होता है, और समाज में तो बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग होता है। तो किस किस में उपयोग होता है वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 सबसे पहले हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान में अब रसायन विज्ञान में कहां कहां उपयोग होता है फिजिक्स का। तो रसायन विज्ञान में सबसे पहले होता है अंतराणुविक बलों, अंतराणुविक बलों के आधार पर संरचना ज्ञात करने में। ठीक है, हम जानते हैं पदार्थ के अणुओं के प्रति अंतराणुविक बल लगता है, और अंतराणुविक बलों के आधार पर हम पदार्थ की संरचना ज्ञात करते हैं। बंधों के प्रकार, बंधों के प्रकार ज्ञात करने में है, एक्स किरणों के विवर्तन में, जो कि हम पढ़ेंगे 12th में, विवर्तन में है। इसके अलावा होता है आपके ठोसों की संरचना, रेडियो एक्टिविता के आधार पर ठोसों की संरचना, रेडियो एक्टिविता के आधार पर ठोसों की संरचना ज्ञात करने में। ठीक है, ये हो गया रसायन विज्ञान में उपयोग हो गया भौतिकी का। इसके बाद आता है नंबर 2 रसायन विज्ञान के बाद में जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में कहां कहां उपयोग होता है भौतिकी का। तो जीव विज्ञान में सबसे प्रमुख उपयोग होता है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जैविक प्रतिदर्शी का अध्ययन। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, ये प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी हम पढ़ेंगे 12th में। दर्शी की सहायता से जैविक प्रतिदर्शी का अध्ययन करने में। जैविक प्रतिदर्शी का अध्ययन। ठीक है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के अलावा एक और सूक्ष्मदर्शी होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन करने में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा शारीरिक संरचना का अध्ययन करने में। संरचना का अध्ययन करने में। ठीक है,
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में भी भौतिकी का उपयोग होता है, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है खगोल विज्ञान। रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान। और खगोल विज्ञान में क्या क्या उपयोग होता है? खगोल विज्ञान में जैसे हमने सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, वैसे एक होता है दूरदर्शी, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकाशीय दूरदर्शी, प्रकाशीय दूरदर्शी की सहायता से दूर स्थित ग्रहों एवं आकाशीय पिंडों की गति का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं खगोल विज्ञान में। ठीक है। खगोल विज्ञान के बाद आता है गणित में। गणित में जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था समाकलन के सूत्र और अवकलन के सूत्र। तो समाकलन और अवकलन एक फिजिक्स का ही विषय है और इनका उपयोग हम करते हैं गणितीय सूत्रों में। तो भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग विभिन्न गणितीय सूत्रों की उत्पत्ति में किया जाता है। गणितीय सूत्रों की उत्पत्ति। ठीक है। तो गणित में भी भौतिकी का उपयोग होता है। जैसे अवकलन गणित का समाकलन गणित होते हैं, आपके गणित चलती है 12th में, अवकलन गणित और समाकलन गणित, वो भौतिकी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। ये तो आपके हो गया प्रौद्योगिकी। और समाज में क्या उपयोग है? फिजिक्स एक ऐसा विषय है जिसने हमारे समाज की पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करके रख दी है। हम जो पहले जिस जमाने में जीते थे बुजुर्ग लोग, उस जमाने की और वर्तमान जमाने की कल्पना करते हैं तो फिजिक्स का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मानते हैं हमारे समाज में। उनमें समाज में सबसे पहला उपयोग होता है, जो कि बहुत ही बड़ी खोज थी, सदी की सबसे बड़ी खोज थी, वो था विद्युत उत्पादन। विद्युत धारा का उत्पादन होता है ना, विद्युत उत्पादन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। देखो, विद्युत का उत्पादन, विद्युत की खोज की, वो फिजिक्स के अंतर्गत ही हुई है। यदि विद्युत नहीं होता तो आज की हमारी कल्पना देख लो कि हम कहां पर होते। विद्युत के कारण क्या हो रहा है? विद्युत के कारण सारी चीजें पॉसिबल हुई है। आज सुबह से लेकर शाम तक हमारी लाइफ का जितनी भी लाइफ स्टाइल होती है वो सारी विद्युत के ऊपर डिपेंडेंट है। तो विद्युत उत्पादन भी फिजिक्स की देन है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है। तो ये पहला उपयोग हो गया। इसके बाद में आता है नंबर 2। विद्युत उत्पादन के अलावा होता है आपके डीजल इंजन है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ऊष्मा इंजन, ये ऊष्मा गतिकी के नियमों पर आधारित। आदि ऊष्मा गतिकी के नियमों पर आधारित
नियमों पर आधारित। ठीक है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, जितने भी सारे संसाधन चल रहे हैं, साधन चल रहे हैं, बाइक से लेके बाइक, कार, जीप, बस, ट्रेन वगैरह जितनी भी सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, वो सब इन्हीं डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और उष्मा इंजन की सहायता से चलती है। और ये यदि इंजन नहीं होते तो हम आज किससे सफर कर रहे होते? वही बैलगाड़ी या ऊंटगाड़ी से, या फिर साइकिल से। तो ये सारे इंजन हैं जिनकी सहायता से हमारा सफर कितना आसान हुआ है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी खोजें हुई हैं जो कि फिजिक्स की ही देन है। इसके बाद आता है नंबर 3। इनके अलावा आता है रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस, रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस, मोबाइल आदि विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर आधारित। सिद्धांत पर आधारित। बताओ, रेडियो है, टेलीविजन है, वायरलेस है, मोबाइल है, ये सारी चीजें जो कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इनके बिना जिंदगी अधूरी है। आजकल मोबाइल से घर बैठे 90% काम लोग बाग घर से कर रहे हैं। जैसे हमारा ऑनलाइन क्लास चल रही है, यूट्यूब पे वीडियो देख रही है, मोबाइल। यदि ये नहीं होता तो हमारी क्लास लग पाती? नहीं लग पाती है। तो ये सारी चीजें किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। तो फिजिक्स का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस, मोबाइल, ये सारी जो चीजें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके अंतर्गत आती है? फिजिक्स के अंतर्गत आती है। इसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है आपके परमाणु भट्टी, परमाणु बम, परमाणु भट्टी, परमाणु बम, और एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम ये सब नाभिकीय अभिक्रियाओं आदि नाभिकीय अभिक्रियाओं पर आधारित है। नाभिकीय अभिक्रियाओं पर आधारित। परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी क्या होती है? एक ऐसी भट्टी होती है, 12th में पढ़ेंगे इसके विषय में, जिसकी सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम, परमाणु बम एक ऐसा खतरनाक बम होता है जिसकी सहायता से एक छोटे मोटे देश को या छोटे मोटे शहर को तहस नहस किया जा सकता है। इतनी ऊर्जा होती है परमाणु बम में। जैसे आपने सुना होगा, अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर परमाणु बम डाले थे। तो उनके कारण दोनों शहर बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। तो वो परमाणु बम और एक हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम और भी खतरनाक होता है। ये लगभग एक पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है, इतना खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। आपने सुना होगा, न्यूज वगैरह में चलता रहता है, उत्तरी कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग, वो क्या करता रहता है? हाइड्रोजन बम्बों का, परमाणु बम्बों का परीक्षण करता रहता है। ठीक है, वो बम इतने खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो एक ही बम इतना खतरनाक होता है कि एक देश को तबाह कर सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो भी फिजिक्स की देन है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं हम नंबर 5। नेक्स्ट नंबर 5 हम चलते हैं रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन, रॉकेट जो ऊपर जाते हैं, रॉकेट नोदन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित। तृतीय नियम पर आधारित रॉकेट जो ऊपर जाते हैं, हमारे उपग्रह जाते हैं ऊपर, जिनकी सहायता से ये संचार सुविधाएं आसान हुई हैं। ये रॉकेट का नोदन भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम आता है, उस पर आधारित है। तो रॉकेट ऊपर जाते हैं वो भी फिजिक्स की देन है। रॉकेट के कारण कितनी सारी चीजें इजी हुई है, ये सारी भी किसकी देन है? फिजिक्स की देन है। संचार प्रणाली बिल्कुल आसान हो गई हमारी। हम टीवी में इतने सारे चैनल देखते हैं, डिस्प्ले
कितने चैनल आते हैं, 100, 200, 300 हैं, इतने सारे चैनल आते हैं। संचार सुविधाएं आसान हुई है, हम कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी जाके मोबाइल से बात कर सकते हैं, कहीं पे भी अंडरग्राउंड होके बात कर सकते हैं। वो सारी चीजें संचार सुविधा रॉकेटों की सहायता से, और रॉकेटों का उपयोग जासूसी के विषय में भी किया जाता है। ऊपर से रॉकेट क्या करते हैं, नीचे की सारी गतिविधियां नोट करते रहते हैं, और ऊपर से हमको नीचे की सारी गतिविधियों की फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। जैसे आपने सुना होगा जासूसी के विषय में, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था। तो ओसामा बिन लादेन कहां छिपा हुआ था, पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। तो जो अमेरिकी जासूसी उपग्रह थे, जो कि रॉकेट की सहायता से ऊपर छोड़े जाते हैं, वो जासूसी उपग्रहों ने क्या किया, फोटो क्लिक की, उसकी सारी गतिविधियां नोट की कि कौन है, कहां पे रह रहा है। तो वो सारी चीजें नोट की, और सारी चीजें नोट करने के बाद में उसने पता लगाया कि ये वहां पे है, वो एरिया वहां पे है। तो अमेरिका ने वहां से घर बैठे मिसाइल दागिर वहां से उसका पूरा सिस्टम तहस नहस कर दिया। ठीक है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन जासूसी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। ये उपग्रह क्या करते हैं, ऊपर से हमको सारी जो क्लिक है, फोटोज हैं, जो भी व्यवस्था है, कहाँ स्थित है, वो सारी चीजें हमको क्लिक करके भेज देते हैं। उनको हम देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ पे स्थित होती है, उसी के अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक और सबसे अच्छा उपयोग है, वो है वायुयान का उड़ना। वायुयान का उड़ना बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित। कौन से सिद्धांत पर? बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली सिद्धांत आपके फिजिक्स में ही आता है, 11th में आगे पढ़ेंगे। बर्नौली सिद्धांत पर आधारित वायुयान उड़ता है। वायुयान एरोप्लेन वगैरह जो जाते हैं, वो भी फिजिक्स के कारण ही उड़ पाते हैं। फिजिक्स की देन है वायुयान का उड़ना, जिनके कारण हमारा जो सफर होता है वो बहुत इजी हो गया है। हम बहुत सी मीलों का सफर चंद घंटों में, चंद मिनटों में तय कर लेते हैं। ये सारी चीजें किसकी सहायता से इजी हुई है? फिजिक्स की ही देन है ये सारी चीजें। ठीक है। तो फिजिक्स के ये समाज में इतने सारे उपयोग हैं, विद्युत उत्पादन में, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, उष्मा इंजन में, रेडियो, टेलीविजन, वायरलेस, मोबाइल, परमाणु भट्टी, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट का नियोजन और वायुयान का उड़ना। ये सारी चीजें जो पॉसिबल हुई है आज, वो किसके कारण हुई है? फिजिक्स के कारण। तो ये हमारे भौतिकी के उपयोग हो गए किसमें? प्रौद्योगिकी एवं समाज में। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।